Hello students, how are you? This is your 17th chapter Yoga Key to Good Health. We have already done the question answers, MCQ with summary, read and answer, reference to context, think and answers, also hot questions we have done in our previous video. If you want to see that, please subscribe my channel, then you will get all the details, information related to this chapter. So today in this video, we will do the book exercise which is related to your grammar part. In this grammar part, we will talk about the direct and indirect speech. So let's start. I will explain you in detail what do you mean by the direct and indirect speech. So let's start the grammar part of this chapter. So students, here is given about the direct speech. The direct speech definition given here in your book refers to the exact words used by a speaker. तो direct speech से आपका क्या मतलब है? Direct speech से हमारा मतलब है उस exact word से जो speaker यूज करता है वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए. These words are placed within quotation marks. और ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारा स्पीकर बोलता है वो कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं. लाइक एग्जाम्पल, रिया सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. तो अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच है. इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है. एज इट इज़ वर्ड स्पीकर के द्वारा बोले गए हैं और आपने एज इट इज़ कोटेशन मार्क में इसको अप्लाई किया है. दोनों साइड आपको कोटेशन मार्क दिख रहे हैं. दैट इज़ योर डायरेक्ट स्पीच. Now see the indirect speech. So what do you mean by the indirect speech? Indirect speech is used to communicate what someone else has said. Indirect speech में हम उस कम्युनिकेटिव उस बात को बताते हैं जो एक पर्सन कहना चाहता है विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. बिना किसी एग्जैक्ट वर्ड्स के, मतलब कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, उस स्पीकर की बात को एज इट इज़ नहीं बोलते. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी से रिलेटेड जो डायरेक्ट स्पीच का था. रिया सेड दैट she was going to school. Now see the difference here is given that Riya said आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है कोटेशन मार्क अप्लाई नहीं हुआ है इंडायरेक्ट स्पीच में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द इंडायरेक्ट स्पीच व्हेन यू चेंज द डायरेक्ट इनटू द इंडायरेक्ट स्पीच. बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, आपको कोटेशन मार्क अप्लाई नहीं करना है जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट कि यू हैव टू यूज़ दैट. आपको दैट यूज़ करना है कोटेशन मार्क की प्लेस पर. ओके एंड उसके बाद देखिए आपका डायरेक्ट स्पीच में आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे रिया कह रही है कि आई हु इज़ आई हियर? आई है आपका शी, तो आई की प्लेस पे हमने शी अप्लाई किया है. और आपका एम गोइंग आपका प्रेजेंट है, तो यू हैव टू चेंज इनटू द पास्ट. उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है बस. दैट इज was going will come here. So this is your indirect speech. Riya said that she was going to school. So while changing direct speech to indirect speech, certain rules are followed. हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. लेट्स सी दैट रूल. इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्वर्टेड कोमास कोटेशन मार्क जो दिए हुए होते हैं वो आपको रिमूव करने होते हैं. और कंजंक्शंस इज यूज टू कंबाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. आपको कंजंक्शन यूज करने पड़ते हैं. जैसे दैट आपका कंजंक्शन वर्ड है जो आपने यूज किया है रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए. थर्ड पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच आर इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज एंड्स एज एन assertive sentences. रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एंड होता है आपके assertive sentences जैसे कि होता है उसमें. पास्ट टेंस इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच बट यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स एंड फैक्ट्स आर रिपोर्टेड इन प्रेजेंट टेंस. ये ध्यान रखना, आप रूल्स के अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच्चाई है, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप
और हैबिट्स को और फैक्ट्स को जो है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, आप उसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू फॉलो दीज सम रूल्स व्हेन यू हैव टू चेंज direct into the indirect speech. So here after this exercise is given, like change the following sentences into the indirect speech. So first is given, Anil said I have done my homework. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना है, ठीक है, और कंजक्शन के लिए दैट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अनिल सैड दैट आएगा। उसके बाद आपकी डायरेक्ट स्पीच में है आई हैव डन माई होमवर्क। आपको ये पता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, बस कुछ नहीं। हैव की जगह यहाँ पर हैड अप्लाई करना है आपने, और आई की जगह यहाँ पे आई कौन है, हु इज आई हियर, अनिल, तो यू हैव टू राइट ही इन अ प्लेस ऑफ आई। Now I am going to see the answers. Now see here the all answer given. Anil said that he had done his homework, जैसे कि मैं बता चुकी थी आपको। Now Ramesh said that she had been sleeping since 11 p.m. यहाँ पे फिर हमने जो है हैज़ को हैड में कन्वर्ट किया है, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट किया है। थर्ड, नेहा सैड दैट शी वॉज बेकिंग अ केक फॉर हर फैमिली। यहाँ पे दैट लगाया है कंजक्शन के रूप में, और आई की जगह शी है यहाँ पर, और एम की जगह वॉज प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट किया है, और माई की जगह माई यहाँ पर कौन है, हर है, तो you have to write her in a place of my. Now come to the fourth part. Beena said that the sun rises in the east. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको पहले बताया था, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो देयर विल बी नो चेंज, सो ये एज इट इज अप्लाई होगा, बस आपको कंजप्शन यूज करना है इन्वर्टेड कॉमास हटा के। फिफ्थ में ही सैड दैट ही हैड लिव्ड इन जयपुर फॉर 20 years. सो आई की जगह यहाँ पे आप ही अप्लाई करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे और अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स सी द अदर एक्सरसाइज। Now after A, here is B given, read the following conversation and change it into indirect speech. Remember to use reporting verbs. आपको change करना है ये indirect speech में, और ध्यान रखना reporting verb का कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। So John told Rashi that he had bought a new pen that day. Rashi told him to show her the pen and that she too had purchased a new pen. John said that she could take it but should write carefully with it. Rashi accepted and said that he could take hers then. John replied that he would take it when he needed it. Now after this, word wise is given in your book, so use the given words in the sentences of your own. तो आपको ये जो words है अपने sentences के according कुछ भी आप you can write anything according to your sentence, but it should be meaningful. So like example is given here, and enormous word is given here, so you have to use this word in your own sentence. So an enormous gateway is erected to attract the tourists' attention. Second, he got a consolation prize in the poetry competition. Third, he marches 10 miles to reach the capital. John did not dare to retort back to his angry friends. Fifth, all the students appreciated the miniature paintings that were shown to them during the exhibition. Yes, after this B part given here, a hyphen is used to join two words together to make a new one. हम hyphen किस लिए यूज करते हैं, एक दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, और उससे जो है एक नया मीनिंग बाहर निकलता है। यूज द फॉलोइंग hyphenated words in sentences of your own. चलिए यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। The monkey sat on the flat roofed mansion.
Second, he forgot to lock the double doors of his house before leaving. Third, the travelers called the hall porter to carry their bags inside the hotel. Fourth, Darjeeling tea is world famous for its rich aroma. After this, C part is given. English language has a number of phrases with break which have different meanings. Fill in the blanks using the given phrases. You may change the tense of the verb as needed. तो चलिए आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके टेंस के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सो माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, Therefore I had to take a taxi. हम जो है पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो broken down आएगा. Someone broke into the house and went off with all the jewelry. Again here we are talking about the past tense, so broke into will come in the second. Now third, a bitter fight broke out between the two friends. Again this is belongs to the past tense. India and China may not break off their trade and relations. तो चलिए लास्ट पार्ट गिवन है आपका फॉर्मल लेटर. आपको फॉर्मल लेटर लिखना है. ये 2 टाइप्स के होते हैं फॉर्मल, जैसे लेटर नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर बिलोंग्स करता है जिसमें कि हम अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं. A formal letter is written to people with whom we have formal relations. For example, the managers of a bank. इसमें आपके वो रिलेटिव्स आ जाते हैं जो कि आप जैसे मैनेजर है. अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ फॉर्मल मैनर, फॉर्मल मैनर्स में होता है और इसका एड्रेस फॉर्मली. फॉर एग्जांपल जैसे डियर सर, मैडम, मिसेस वर्मा, मिस्टर वर्मा. A formal letter is with a subject that is stated briefly in the beginning of the letter. आपको इसमें सब्जेक्ट भी मेंशन करना होता है इस लेटर में कि आप अपना किससे रिलेटेड, क्या टॉपिक है आपका जिससे रिलेटेड आप ये जो लेटर लिख रहे हैं. डील्स विद द ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट पैराग्राफ. आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जो है उसके बारे में लिखना है. देन उसके बाद डिस्कसेस द आइडियाज और सब्जेक्ट इन डिटेल इन द सेकेंड पैराग्राफ. देन उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल से एक्सप्लेन करना है और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हैं उसको डिटेल में सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है. एंड्स और कंक्लूड्स विद योर्स फेथफुली सिंसियरली. और आपको एंड किससे करना है, अपना योर्स फेथफुली और सिंसियरली से. So write a letter to the RWA Residents Welfare Associations asking them to maintain the health club of your society. तो चलिए लिखते हैं एक लेटर जो आपका फॉर्मल लेटर है जिसमें आपने अपने रिलेटिव्स में जिसमें आपके रिलेटिव जैसे आपका ऑफिशियल लेटर से इंक्लूड रिलेटेड होता है. ये आपका मैनेजर्स बैंक या किसी भी डियर सर मैम के लिए आप यूज़ करते हैं और उसका आप स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से और बिगनिंग में आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें वो रखना है. सेकंड में डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना एंड आपने फेथफुली और सिंसियरली से करना है फॉर्मल लेटर में. तो चलिए सी द लेटर हियर. तो आप इस तरह से कुछ लेटर लिख सकते हैं जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ रखना है, अपना एड्रेस वगैरह, डेट, और जैसे लेटर लिख रहे हैं आप प्रेसिडेंट को तो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन टॉपिक इसमें गिवन है आपको जिसको आपको लेटर लिखना है नोएडा. और सब्जेक्ट प्लीज़ मत भूलना इसमें रिक्वेस्ट टू मेंटेन द हेल्थ क्लब ऑफ द सोसाइटी और डियर सर आपका सैल्यूटेशन जैसे रिलेटेड है इसमें मेंशन ज़रूर करना है आपको इसमें फॉर्मल लेटर में. नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे इट हैज़ नाउ बिकम ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू ब्रिंग टू यू द deteriorating condition of the health club of the society. The equipments in the club need to be maintained. There are some electrical equipment which can cause injury and need to be replaced. In addition to this, the body checkup camps have not been organized in the society for a long time. Even the first aid is not properly maintained. These negligences can lead to some accident in the long run.
Now in second para you have to mention also with the please look into the matter so that the society's health club can function purposefully again and the residents could benefit from it. And here is the closing of your letter, yours faithfully, and then you have to write your name XYZ. So hope you understood all the grammar part which we have done in this summary. So we will meet in our next video with a new chapter. Thank you for watching this. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना.